हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। आज की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ पेपर के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे, जिसमें पहली टर्म है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य क्या होता है? मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य के निर्धारण का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 23 में किया गया है, जिसके अनुसार मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से अर्थ ये है कि वह रकम जिसके लिए उस संपत्ति को वर्ष प्रति वर्ष किराए पर दिए जाने की अपेक्षा की जाती है या की जा सकती है, वो जहाँ संपत्ति को किराए पर दे दिया गया है और वार्षिक रूप में प्राप्त भाड़ा अथवा उसके संबंध में उसके संपत्ति के स्वामी द्वारा प्राप्त भाड़ा जो खंड 1 में उल्लेखित रकम से है, वहाँ इस प्रकार से प्राप्त की गई रकम या प्राप्त की जाने योग्य रकम। तो इस तरीके से एक मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से वह रकम या वो अमाउंट से अर्थ है यहाँ, जिसे कि उस स्वामी के द्वारा उस भवन संपत्ति को भाड़े पे उठाने के द्वारा प्राप्त किया गया हो, यानी कि किराए पे प्राप्त किया जाना चाहिए। वार्षिक मूल्य के निर्धारण में प्राप्त भाड़े की रकम को ध्यान में रखा जाता है, न कि यथावत प्राप्त भाड़े की रकम, यानी कि जितना जो जिस तरीके से प्राप्त किया गया है उसके ही हिसाब से मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य निकल पाएगा। आगे की हम टर्म देखते हैं सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट असाइनमेंट। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण आयकर विधि का एक उल्लेखनीय प्रावधान है और यह आयकर अधिनियम की धारा 144 में बताया गया है। इसके अनुसार ऐसा कर निर्धारण जिसके अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण सामग्री के आधार पर उसकी कुल आय के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेक से विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत निर्णय लेना पड़ता है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहलाता है जब उसको तर्कसंगत निर्णय लेना होता है, सभी चीज़ें देख के, तब उसे ये कहा जाता है। क्योंकि यह एक कर निर्धारण केवल निर्धारण अधिकारी के निर्णय पर आधारित होता है, अतः इसे एक पक्षीय कर निर्धारण भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या है, कर निर्धारण अधिकारी करता है, हम लोग कर नहीं पाते। जब जैसे रिटर्न वगैरह हमें बनाना होता है तब कर निर्धारण अधिकारी करके देता है हमें। ऐसे कर निर्धारण में निर्धारण अधिकारी के बिना किसी उचित आधार के अनुचित रूप से आय को बढ़ाकर कर दायित्व की गणना नहीं करनी चाहिए। और ये कर निर्धारण अधिकारी के लिए भी ये कहा गया है कि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति का कर निर्धारण करके उसको देता है तो उसे जैसा है उचित है उसी तरीके से आय के हिसाब से कर दायित्व का गणना करनी चाहिए, गलत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ सर्वोत्तम कर निर्धारण 2 प्रकार का बताया है, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी और विवेकीय। चूँकि अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण के लिए कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, अतः आयकर अधिकारी को विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण का ही सहारा लेना होता है। यानी कि माना कि यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असाइनमेंट के बारे में 2 बताया गया है, एक तो कंपलसरी और एक विवेकीय, लेकिन यहाँ कंपलसरी से ज़्यादा, अनिवार्य से ज़्यादा विवेकीय कर निर्धारण ज़्यादा अच्छा माना गया है, जिसमें कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम बेस्ट टू बेस्ट अपने विवेक के अकॉर्डिंग, अपने विवेक को लगाते हुए बढ़िया से बढ़िया कर निर्धारण करना चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं स्वयं कर निर्धारण की। स्वयं कर निर्धारण का मतलब है खुद ही जो व्यक्ति कर निर्धारण करते हैं उसके बारे में, सेल्फ असेसमेंट के बारे में। इस सेल्फ असेसमेंट में क्या है, जिस व्यक्ति को कर देना होता है, जो करदाता खुद होता है, वो खुद ही स्वयं कर निर्धारण करता है, उसमें किसी भी कर निर्धारण अधिकारी की आवश्यकता नहीं होती। अधिनियम की धारा 140 के उपधारा क सेक्शन 140 सब क्लॉज क में आयकर दाता को स्वयं कर निर्धारण के लिए सक्षम बनाती है, ये अपने आप से कर सकते हैं। इस
इस धारा के अनुसार यदि किसी करदाता के द्वारा, जैसे धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 या 158 BC के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करनी है। अब आय की विवरणी क्या? रिटर्न। इस विवरणी में दर्शाई गई कुल आय के आधार पर कोई कर देय है तो वह करदाता आय की विवरणी के प्रस्तुतिकरण से पूर्व ऐसे कर का भुगतान करने के लिए दायी होता है। यानी कि विवरणी प्रस्तुतिकरण से पहले कर के भुगतान के लिए लायबल है। यदि उस करदाता के द्वारा अग्रिम कर के भुगतान में विलंब होने के कारण अथवा आय की विवरणी के प्रस्तुतिकरण में विलंब होने के कारण कोई ब्याज देय है तो ऐसा ब्याज भी विवरणी में प्रस्तुतिकरण से पूर्व जमा कराना होगा। यानी कि इससे पहले कि प्रेजेंटेशन करें उसको देना होगा। इस प्रकार से चुकाए गए कर एवं ब्याज की रसीद को उस विवरणी के साथ संलग्न करना होगा यदि करदाता ने इस धारा के अंतर्गत देय संपूर्ण राशि जमा नहीं कराई है। तो जमा कराई गई राशि को पहले देय ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा तथा शेष राशि को देय कर के लिए समायोजित किया जाएगा। यानी कि पहले और बाद के बारे में बता रखा है कि अगर वो इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगाता है और उसको प्रस्तुत करना होता है तो उसको ब्याज के साथ बताना होगा। आगे हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे। संक्षिप्त कर निर्धारण, समरी असेसमेंट के बारे में। संक्षिप्त कर निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 143 सब प्लस 1 के अंतर्गत आयकर अधिकारी को किसी आयकर द्वारा यानी कि असाइनी की आय के संबंध में इस धारा के अंतर्गत आयकर अधिकारी को किसी आयकर द्वारा असाइनी की आय के संबंध में संक्षिप्त कर निर्धारण के लिए भी संदाय बनाया गया है। इसके अनुसार आय अधिकारी आयकरदाता से विवरणी प्राप्त करने के बाद बिना किसी उपस्थिति की या विवरणी के साथ सीसी साक्ष्य की उपेक्षा किए तथा बिना संतुष्टि सीधे ही विवरणी सत्य और सब तरह से पूर्ण उस आयकरदाता को समस्त आय का नुकसानी का निर्धारण कर सकता है। आयकरदाता की समस्त यानी कि टोटल और इनकम ऑफ लॉस का इस संक्षिप्त कर निर्धारण के समय आयकर अधिकारी को यह शक्ति होती है कि वह आयकरदाता की आय या नुकसानी के संबंध में कुछ समायोजन भी कर सकता है, लेकिन यह समायोजन आयकरदाता द्वारा अपनी विवरणी में घोषित आय या नुकसानी के संबंध में ही किया जा सकता है। संक्षिप्त निर्धारण में अंतिम होता है बशर्ते कि आयकर अधिनियम की धारा 143+2 में इसके निर्धारण की कार्रवाई न की गई हो। तो यहाँ ये कहना है कि समरी असेसमेंट जो है संक्षिप्त कर निर्धारण बहुत शॉर्ट होते हैं और इतना ही दिया जाए उसके अंदर कि वो टोटल भी हो जाए और इनकम ऑफ लॉस भी अच्छे से एडजस्टमेंट करके दिखाया जा सके। आगे हम बात कर रहे हैं पुनः कर निर्धारण की रीअसेसमेंट के बारे में। अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत आयकर निर्धारण अधिकारी ऐसी आय को जो गत वर्ष या वर्षों में घर से वंचित रह गई है का पुनः कर निर्धारण कर सकता है। जैसे किसका नाम से ही लगता है पुनः वापस। इस धारा के अनुसार यदि निर्धारण अधिकारी के पास ये विश्वास करने के लिए कारण है कि किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए कोई कर योग्य आय का निर्धारण से छूट गई है तो वह ऐसा आय का कर निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकता है। निर्धारण अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ऐसी आय के संबंध में भी आय है जो इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई के दौरान उसकी जानकारी में आई है तथा वह कर निर्धारण जो छूट गई है तो वो पुनः कर सकता है। जैसे किसके नाम से लगता है पुनः कर निर्धारण तो वापस करता है असेसमेंट अपना। निर्धारण अधिकारी इस धारा के अंतर्गत हानि, हास की छूट या अन्य किसी भी छूट की पुनर्गणना भी कर सकता है। ऐसा कर निर्धारण वर्ष को इस धारा के उद्देश्य के लिए संबंधित कर निर्धारण वर्ष कहा जाएगा। तो पुनः कर निर्धारण रीअसेसमेंट वापस से करने वाली बात है कही गई है इसमें। आगे हम बात कर रहे हैं स्थायी खाता संख्या की, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको पैन नंबर भी कहते हैं। आप सभी इस बारे में जानते होंगे। आयकर अधिनियम की धारा 139 सब प्लस क में स्थायी खाता संख्या का उल्लेख किया गया है। स्थायी खाता संख्या से अर्थ उस संख्या से है जो आयकर अधिकारी द्वारा किसी भी करदाता को आवंटित की जाती है, उसको दी जाती है अधिकारी द्वारा, ताकि उस करदाता विशेष की पहचान
कि उस संख्या से की जा सके। प्रत्येक आयकरदाता को स्थायी खाता संख्या के आवंटन हेतु निर्धारित अधिकारी को विशिष्ट अवधि के अंतर्गत आवेदन करना आवश्यक है। निर्धारण अधिकारी किसी भी अन्य व्यक्ति को जिसके द्वारा कर देय है स्थायी खाता संख्या आवंटित कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन भी कर सकता है। यानी कि वो व्यक्ति तो स्थायी खाता संख्या रखेंगे जिनको कर देना है, जो करदाता है उन लोगों को भी देना है जो आवंटन के लिए कि उन्हें पैन संख्या मिल जाए वो आवेदन कर सकते हैं, तथा ऐसा होने पर निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को तुरंत ही स्थायी खाता संख्या का आवंटन कर देगा। जब तक किसी व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या आवंटित न किया जाए उस समय तक उसे GIR नंबर देने होंगे। यदि एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति की आय के संबंध में भी कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है तो उसके लिए अलग से स्थायी खाता संख्या प्रदान की जाएगी। यानी कि जो जैसा देता है उसे वैसा ही करना पड़ेगा, और वो अलग से देना चाहता है तो अलग से उसको पैन नंबर लेना होगा। आगे हम बात कर रहे हैं भूलों की परिशुद्धि की, रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के बारे में। सेक्शन 116 भूलों की परिशुद्धि के बारे में बता रहा है। इस धारा में कोई भी आयकर अधिकारी ऐसी कोई भी भूल जो लेखों से स्पष्ट प्रतीत हो रही है सुधार सकता है। जैसे कि नाम से लगता है भूलों की परिशुद्धि, यानी कि भूल होगी तो उसको शुद्ध कर ले तो सुधार सकता है भूल को। यदि किसी अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के संबंध में अपील या पुनर्विचार के रूप में निर्णय लिया जा चुका हो तो भी उक्त आदेश जारी करने वाला अधिकारी अपने आदेश में भूल सुधार कर सकता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिसके संबंध में अपील या पुनर्विचार के रूप में निर्णय लिया जा चुका है। वह भूल सुधार संबंधित अधिकारी स्वयं कर सकता है या करदाता द्वारा उसकी जानकारी में जाने पर भी कर सकता है। यानी कि या तो खुद कर ले कि खुद से भूल होगी उसे ठीक कर ले, नहीं तो फिर करदाता उसको जानकारी में लाके ठीक करवा सकता है। यदि भूल सुधार करने वाला अधिकारी आयुक्त है तो भूल को निर्धारण अधिकारी की उसकी जानकारी में ला सकता है, और अगर खुद आयुक्त है तो बताएगा। यदि भूल सुधार के परिणामस्वरूप करदाता के दायित्व में वृद्धि होती है या वापसी योग्य राशि में कमी होती है तो ऐसी भूल का सुधार करने में पूर्व संबंधित प्राधिकारी करदाता को अपने इरादे की सूचना देगा तथा उसे सुनवाई का उचित अवसर देगा। और अगर ऐसा होता है अधिकारी करदाता को गलत ये चीज़ें कर रहा है तो वो उसकी सूचना तुरंत से उनको देगा, जिससे कि वो उसके ऊपर किसी समुचित कार्रवाई की जा सके। तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के इस पेपर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमने देखा है। आगे की क्लास में हमारा जो पहले से टॉपिक चल रहा था हेड्स के बारे में, शीर्षकों के बारे में, जिसमें से हमने वेतन के बारे में पढ़ लिया और मकान संपत्ति से आय के बारे में हमने देखा। अगली क्लास में उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।